बाबा साहब की तोड़ी प्रतिमा, मिटाया प्रवेश द्वार से नाम, हो रहा है जमकर बवाल। बहुजन समाज पार्टी ने दी बड़ी प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। पूरे भारत में और भारत में खास तौर पर उत्तर प्रदेश की जब बात करेंगे तो बाबा साहब की प्रतिमाएं, बाबा साहब को अपमानित करने वाली लगातार घटनाएं इस वक्त तुल पकड़े हुए है। ऐसी ही खबर नकल करा रही है उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। उनकी सरकार के माध्यम से जिस तरीके से जंगल राज लगातार अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है, आए दिन बाबा साहब को लेकर अपमानित करने वाले, उनकी मूर्तियों को तोड़ने वाली घटनाएं अमन तौर पर देखने को मिलती है। और ऐसी घटना उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के गांव काटकी से है, जहां पर प्रवेश द्वार में बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, इनकी प्रतिमा जो है उनको जातिवादियों के माध्यम से उसे क्षतिग्रस्त किया जाता है। इसके साथ साथ नष्ट करने के बाद प्रशासन द्वारा जो प्रवेश द्वार पर डॉक्टर अंबेडकर इनका नाम लिखा हुआ है उसको भी मिटाने का काम होता है। और इतना ही नहीं, तो इस बेहद निंदनीय कृत्य से जिस तरीके से जिला प्रशासन ने बाबा साहब को नाम को मिटाया, यह जांच का विषय है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के माध्यम से इसकी जांच करानी चाहिए, दोषी अधिकारियों और अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई और परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करे। और यही नहीं तो समस्त संविधान और अम्बेडकरवादियों की ये मांग है। बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर इंजीनियर रामजी गौतम के जरिए प्रतिक्रिया दी गई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस मसले को लेकर यह संज्ञान दिया गया है कि ये जो मामला फिरोजाबाद से निकल कर आ रहा है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिस सरकार में तमाम बहुजन महापुरुषों की बार बार अपमानित करने वाली लगातार घटनाएं देखने को मिलती है। बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ना, बाबा साहब के माध्यम से बाबा साहब का जो नाम प्रवेश द्वार में लिखा हुआ है उसे मिटाना और दिन दहाड़े इस तरीके की चीजें होना, ये बताता है कि बाबा साहब को लेकर, संविधान निर्माता को लेकर ऐसी वारदातों को अंजाम देना इस बात का गवाह है कि संविधान को लेकर, इसके साथ साथ बाबा साहब को लेकर कितनी ज्यादा नफरत इस देश के अंदर अभी भी मनुवादी जातिवादी किस्म के लोगों में है, जिनके रगों में मनुस्मृति बहती है। और उसी मुताबिक बाबा साहब को और संविधान को अपमानित करने वाली लगातार ये घटनाएं देखने को मिलती है। और इसी घटना पर बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर इंजीनियर रामजी गौतम, इन्होंने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी। और प्रतिक्रिया से उन्होंने ये साझा किया है कि तमाम दोषियों को जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई होकर सजा सुनाई जाए और इस पूरे मामले पर सही मायने में जांच भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप समझिए कि देश के अंदर खासतौर पर उत्तर प्रदेश की जब बात करेंगे तो ऐसी भी सरकारें देखी गई जिनको खासतौर पर दलितों, आदिवासी पिछड़ों को जो मान सम्मान उन सरकारों में मिला है, उन सरकारों के माध्यम से ये भी देखा गया है कि जिन्हें बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं मिलती थी, वो समाज मान सम्मान से जिंदगी जीता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में वो तमाम तस्वीरें फिर एक बार लौट कर आ चुकी है जो मनुस्मृति के समय में थी, जो इस देश के अंदर मनुस्मृति को इस देश के अंदर लागू करने वाली मानसिकता जिस तरीके से काम करते हुए नजर आती थी, और वही दौर कभी अभी लौटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसका विरोधाभास तमाम अम्बेडकरवादी, बाबा साहब को मानने वाले लोगों के जरिए बड़े पैमाने पर होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगली खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। जो भी अगली खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से, ये तमाम तस्वीरें आपको सोचने समझने के लिए मजबूर कर देगी कि दिन दहाड़े किस तरीके से मनुवादी जातिवादी किस्म के लोग दलितों, आदिवासियों पर जो अन्य अत्याचार कर रहे हैं उसकी सारी सीमाएं पार हो चुकी है। जिस मसले को लेकर चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि भाजपा के डबल इंजन वाली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सरकार चल रही है वो बहुजन समाज पर हमले अब योजनात्मक बद्ध तरीके से कर रही, पूरा योजना बनाकर इस तरीके का हिंसा और बदला लेने का काम किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं संत कबीर नगर से। संत कबीर नगर जिला थाने के मऊली क्षेत्र में ग्राम कर्री में राजभर समाज के तकरीबन 15 से 17 ऐसे घर है जिन्हें पेट्रोल डालकर जला दिया गया है और महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं, लोगों को बेरहमी से पीटा गया है। बात यहां तक नहीं रुकती, सिर्फ एक अपराध नहीं है ये, बहुजनों को बेघर करना, उनको डराना, उनका धमकाना, उनकी आने वाली पीढ़ियों को कमजोर करने के लिए जो साजिश की गई है, इसको लेकर तकरीबन 24 घंटे बीत चुके हैं। सभी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, उनको शासन प्रशासन का किसी भी तरीके से
कोई डर और कोई भय नहीं है। प्रशासन की ये चुप्पी ये बात साबित करती है कि जातिवादी मानसिकता के लोगों के जरिए उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है और इसके कारण ऐसी वारदातों को लगातार अंजाम देते हुए तमाम खबरें दिखाई मिल रही है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये पूछा जा रहा है कि जातिगत जो हिंसा की जा रही है ये भयावह है। लगातार इस मसले को लेकर 24 घंटे बीत चुके हैं, इसके बावजूद भी जो अपराधी जो आरोपी है वो सरेआम आजाद घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार से ये दावा ये मांग की गई है कि घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज दिया जाए, सभी दोषियों को तत्काल गिरफ्तारी उनकर कठोर तक उन पर कार्रवाई की जाए, उनको सजा सुनाई जाए, पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान किया जाए और 10-10 लाख रुपए का भी मुआवजा देने की बात चंद्रशेखर आजाद इनके माध्यम से किया गया है। लापरवाह प्रशासन और पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने की भी मांग यहाँ पर की गई है। और इतना ही नहीं तो यह आग सिर्फ संत कबीर नगर में नहीं लगी है, तो ये हर बहुजन के भविष्य को जलाने की भी एक बहुत बड़ी साजिश की गई है। बात चंद्रशेखर आजाद ने अपने बयान में साझा की है। तो ये आप समझ पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार चल रही है, जो राजभर समाज से आने वाले तकरीबन 15 से 17 घरों को पेट्रोल डालकर जलाने का मामला है, बेघर के साथ साथ इस पूरे के पूरे तबके को जिस तरीके से साजिश और षड्यंत्र के तौर पर मनुवादी जातिवादी लोगों ने अपना परिचय दिया है कि इस देश के अंदर खासतौर पर उत्तर प्रदेश में रहने वाली तमाम जातियों को जो पिछड़ी तबके से आती है, जो दलित है, वो आदिवासी है, उन्हें जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार है ये चाहती है कि ये तमाम जो जातियां है, ये तमाम जो समाज के जो लोग हैं वो इस तरीके से मजबूरी वाली जिंदगी जीते हुए दिखाई देंगे और जब जब भी चुनाव आएगा उनके वोटों का इस्तेमाल कर कर बार बार हम अपनी सरकार बनाते चलेंगे। तो ये खबर आप देख रहे हैं संत कबीर नगर से। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बयान साझा किया है, जो कि योगी आदित्यनाथ इनके पहनावे पर लेकर है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। बोलने वाले योगी नहीं हो सकते। अगर 80-20 का कोई अगर मकसद है उनका हिंदू मुसलमान कराने का या हिंदू मुस्लिम की भाषा बोलने का, तो वो योगी नहीं है। जितना हमने किताबों में पढ़ा है, योगी वस्त्र से नहीं विचार से होता है। कल आप भी कपड़े पहन के आ जाओ तो हम योगी थोड़ी मान लेंगे आपको। योगी विचार से होता है। और योगी हमने इतना ही पढ़ा है कि जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे, माया में रह के माया से दूर हो, जिसको गुस्सा ना आता हो, जिसके अंदर नफरत फैलाने की बातचीत ना हो, वो योगी होता है। अगर आपने कोई दूसरी परिभाषा पढ़ी हो तो हमें बता देना, हम अपनी परिभाषा में संशोधन कर लेंगे। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को लेकर जो बात अखिलेश यादव ने कही है, उनका ये कहना है कि योगी इस शब्द का जो अर्थ है, जिस तरीके से मैत्री रखना, लोगों से अच्छा व्यवहार करना, उनके लिए सम्मान पूर्वक शब्दों का इस्तेमाल करना, जिन्हें गुस्सा नहीं आता, ऐसे अनेकों बातों को लेकर यहाँ पर जो है परिभाषित करने की कोशिश अखिलेश यादव ने की है। उनका ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ का जो रवैया जिस तरीके से उनका होता है, योगी का इस तरीके से बिल्कुल भी बर्ताव नहीं होता। योगी आदित्यनाथ का चुनाव के दौरान जो भड़काने वाले भाषण, सांप्रदायिक माहौल को निर्माण करने वाली जो शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है, इससे वो कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी व्यवहार करने का तरीका किसी भी योगी का नहीं होता। और योगी आदित्यनाथ जो अपने आप को योगी बताते, असल में वो योगी नहीं है। कपड़े पहनने से कोई व्यक्ति योगी नहीं बन जाता। तो ये बड़ी प्रतिक्रिया आज अखिलेश यादव ने दी है। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार की जो सरकार बिहार में चल रही है, इसको लेकर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, वो तमाम इल्जाम लगाए हैं, वो तमाम चीजों को आपके साथ साझा करेंगे कि तेजस्वी यादव ने आखिर नीतीश कुमार की जो बिहार में सरकार चल रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहा है। वो काफी कुछ खुलासे है जो आपको समझना आवश्यक है। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि मैंने राज्य की जनता से समक्ष नीतीश कुमार जी के तकरीबन 20 वर्षों का जो शासनकाल है, जिसमें आप देखेंगे एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, तकरीबन 60,000 लोगों की हत्याएं हुई है, 25,000 से ज्यादा रेप केसेस है। और इतना ही नहीं, ये तमाम वो आंकड़े हैं जिनको फाइलों में दर्ज किया गया है। ऐसे कई आंकड़े जो फाइलों में आने से पहले ही दफन कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं तो पुलिस वालों से सबसे अधिक उन्होंने पिटाई की है। हमला और हत्याएं एनडीए के शासनकाल में अपने चरम सीमा पर है। इतना ही नहीं तो और यही क्या है, हाल ही में एएसआई जो है उनकी हत्या कर दी गई है। भागलपुर हो, नवादा हो, पटना हो, मधुबनी, समस्तीपुर,
पुलिस टीम पर लगातार जो जानलेवा हमला किया गया है, पुलिस को पीटने का मामला देखने को मिला है। भोजपुर जिले में चंद घंटों में 8 हत्या हो जाती है। पटना, पूर्णिया, भोजपुर के खुलेआम 25 करोड़ रुपए की लूट दिखाई पड़ती है। जहानाबाद में इस तरीके की तमाम घटनाएं देखने को मिलती है कि किशनगंज में एसएसबी के जवानों को पीटा जाता है। ऐसे अनेकों वारदातों को अंजाम देने का काम नीतीश कुमार की जो सरकार बिहार में चल रही है, इस सरकार के दौरान हुआ है और अब तक अराजक स्थिति इस तरीके से सीधा सवाल है, कानून व्यवस्था कहीं पर नजर ही नहीं आ रही। बिहार के गृह मंत्री हो या फिर क्या वे अचेत है, उनको किसी भी तरीके से कोई सरकार को चलाने में कोई रुचि नहीं। प्रदेश में चलने वाले शासन और प्रशासन के माध्यम से लोगों को जो संरक्षण मिलना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। गुंडा राज अपने चरम सीमा पर है। शासन प्रशासन का कोई डर और भय नजर नहीं आ रहा। 20 सालों का यहाँ पर लेखा जोखा पूरा काला चिट्ठा नीतीश कुमार की सरकार का तेजस्वी यादव ने पर्दाफाश करते हुए दिखाया है। उन्होंने बताया कि कैसे 60,000 हत्याएं हुई है बीते 20 साल में और 25,000 से अधिक बलात्कार के मामले हैं। और उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार जी का ये देना है, आज बिहार किसी भी पैमाने पर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और इसीलिए नालंदा में गोली चलती है। मुख्यमंत्री का जो गृह जिला है, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने ये भी बोला है कि बच्ची की निर्मम हत्या कर उनके तलवों में कीलें ठोकी गई है। ये भी बिहार में वारदात देखने को मिली है, जिस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम चाहते हैं कि ये तमाम मुद्दे सदन में इस पर चर्चा हो, वे चर्चा नहीं कर रहे हैं। पुलिस के जवानों को शहादत भी हो, वे चर्चा नहीं हो रही है। ऐसे अनेक मामले को लेकर सरकार पूरी तरीके से फेल है। मुख्यमंत्री अपराधियों को नतमस्तक हो चुके हैं। वो जानबूझकर ऐसे तमाम मामलों को जो है वो संज्ञान दे रहे हैं। वो नहीं चाहते कि इन तमाम मामलों को लेकर न्याय मिले और इसीलिए जो अपराधी है, जो आरोपी है, उनके हौसले इस वक्त बिहार में अपने चरम सीमा पर है और उनके हौसले लगातार बुलंद भी हो रहे हैं। तो ये तमाम मसलों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव ने की है और इन तमाम मसलों को लेकर चर्चा बातचीत न मीडिया में न सदन में हो रहा है, ऐसा भी उन्होंने इल्जाम लगाया है। इसके साथ साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए लगातार महाराष्ट्र में जो हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम हैं, इन परिणामों को लेकर प्रतिक्रिया है। आखिर वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर इन्होंने क्या कुछ कहा है, वो प्रतिक्रिया आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि फिलहाल ये देखा जा रहा है कि प्रकाश आंबेडकर इनकी तबीयत जो है वो नासाज है, जिनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही, जिसको लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर कह रहे हैं कि मुझे बुखार और फ्लू है। मैंने माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताओं, विशेष रूप से शाम 6 बजे के बाद 76 लाख से अधिक जो मतदाता के मामले में वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर रिट याचिका में 18 मार्च को होने वाली सुनवाई स्थगित की जाए, क्योंकि फिलहाल मैं दवा ले रहा हूं और आज सुबह कई टेस्ट करवाए हैं। तो उनका ये कहना है कि जो याचिका उन्होंने दर्ज करवाई है, लेकिन इस याचिका के मुताबिक समय के हिसाब से जो उन्हें 18 मार्च को हाजिर होना है, वो अपनी हाजिरी नहीं दर्ज करा पाएंगे, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनका तमाम इलाज जारी है। जैसे वे ठीक होंगे, वो इस मामले पर फिर एक बार गंभीरता से अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू करेंगे। यहाँ पर गुजारिश की गई है मुंबई बॉम्बे उच्च न्यायालय से कि इस पूरे मामले पर जो 18 तारीख दी गई थी, 18 मार्च को जो तारीख निर्धारित की गई थी, ये स्थगित की जाए और आने वाली अगली तारीख देने का काम हो, जिस पर अपनी हाजिरी दर्ज कर प्रकाश आंबेडकर अपनी बाजू रख सके। तो ये तमाम वो खबरें, इस देश का जो मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके बीच नहीं रखता, तो तमाम खबरें हम आपके साथ साझा किया है और इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है। आज बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज को जो मान सम्मान मिला है, मान सम्मान बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल के दौरान उनको की कुर्सी भी जो मान सम्मान की मिली है, वो इसी शासनकाल में देखने को मिली है। और दूसरी तरफ एक देखने को मिलता है कि बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा जाता है, बाबा साहब के नाम जो प्रवेश द्वार पर लिखा होता है, उसको मिटाने की कोशिश होती है। इस तरीके की दोनों चीजें इस देश के अंदर में देखने को मिल रही है। मतलब साफ है कि बहुजन समाज का जब भी राजपाट रहा, उनका शासन रहा, हमेशा से ही बहुजन समाज का मान सम्मान हुआ है। लेकिन सवर्ण लीडरशिप रखने वाली पार्टियों ने
बहुजन समाज के न महापुरुषों को मान सम्मान दिया, न बहुजन समाज से आने वाले लोगों को मान सम्मान देने का काम किया। ऐसे में बहुजन समाज को सजग होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा, और जब तक कि अपने वोटों से वो अपनी सरकार नहीं बना पाते, न उनकी समस्याओं का निवारण होगा, न उन्हें जिस मान सम्मान की उम्मीद है वो मान सम्मान उन्हें मिलेगा। तमाम खबरों को लेकर आपकी प्रतिक्रिया में जरूर साझा करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।